जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके फिर से यूट्यूब चैनल में जो कि लर्निंग बुक के नाम से आपके बीच में है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कल एक लाइव क्लास के सेशन के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और जिसमें कि बेसिक्स टॉपिक्स को पढ़े थे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हुआ था कि सिलेबस में ओवरव्यू क्या है, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक का कुछ आगे बढ़ने चल रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था डियर स्टूडेंट्स कि हमारे सिलेबस में दो टाइप के सेल के बारे में पढ़ना है। जो सेल हमको पढ़ना है वो दो टाइप के सेल के बारे में पढ़ना है, और जिसमें से जो एक सेल है, बहुत बेसिक सा क्लियरेंस आपको दे दूं। एक सेल जो था वो कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है, और एक जो सेल था वो था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको याद होगा कि ये जो क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कल मैंने आपको बताया था बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कल मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच इज हेल्पिंग अस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे ये वाया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बाकी मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम पहले एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे परेशान थे सर कि सर डैनियल सेल वोल्टिक सेल क्या एक ही है या कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी सारे जो भी आपकी ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी, परेशान मत होइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डियर स्टूडेंट्स जो जनरल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वाया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट आइदर बाय केमिकल चेंज और बाय फिजिकल चेंज। ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज के थ्रू करता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैसे, बाय केमिकल चेंज, तो ऐसे सेल को बोलते हैं केमिकल सेल या फिर फॉर्मेशन सेल। क्या बोलते हैं, केमिकल सेल कहते हैं या फिर फॉर्मेशन सेल कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैसे, फिजिकल चेंज के थ्रू। कैसे, फिजिकल, केमिकल चेंज के थ्रू नहीं, फिजिकल चेंज के थ्रू करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अपना फिजिक चेंज कर देता है, तो वैसे सेल को क्या बोलते हैं हम, वैसे सेल को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कंसंट्रेशन सेल। तो हमको जो पढ़ना है वो इन दो सेल के बारे में पढ़ना है। ये कंसंट्रेशन सेल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे जो सेल में है, हमारे जो सिलेबस में है वो केमिकल सेल के बारे में है। केमिकल चेंज तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी होता है, कंसंट्रेशन सेल के बारे में फिजिकल चेंज भी होता है। तो आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो इन दोनों सेल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, हमें अभी ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप यहीं पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हमने कहीं कल आपको बताया था कि इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल, या फिर इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अच्छा हाँ, गैल्वेनिक सेल जो है वो एक सेट ऑफ डिवाइस है जिसमें कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल दोनों डिफरेंट है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग देखोगे, क्या वर्किंग देखोगे, आउटर परफॉर्मिंग देखोगे, तो दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप उनके इनर स्ट्रक्चर पे जाओगे तो वो डैनियल सेल वर्ड तब यूज़ करते हैं, डैनियल साइंटिस्ट का नाम था, वो वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारा इलेक्ट्रोड कॉपर और जिंक यूज़ होता है, तो डैनियल वर्ड यूज़ होता है। बट वोल्टिक इज़ ए कॉमन वर्ड, वोल्टिक एक कॉमन वर्ड है, डैनियल एक स्पेसिफाइड वर्ड है। बट वो दोनों का वर्किंग एक ही है, दोनों का सब्स्टिट्यूशन एक ही है, बस डिफरेंस इस बात का है कि डैनियल सेल में कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, बस इतनी से मतलब है। हमारे सिलेबस में डिटेल जो सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स है वो कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था रिडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, ये सब बताया गया था।
आई होप कि आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर दूं जो बच्चे बहुत नए हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए, कि हम डैनियल सेल पढ़ने से पहले या डैनियल सेल की एक्टिविटी पढ़ने से पहले हम जैसा इन चीज़ों को देख लें। ठीक है, तो डैनियल सेल की एक्टिविटी जानने से पहले हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर किसी कंटेनर में किसी सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट भर दें, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको जानते ही हैं, सोल्यूशन होता है। जैसे NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डिप कर दिया, कॉपर रॉड डिप कर दी। क्या कर दिया, कॉपर रॉड। तो ये क्या है, मेटल रॉड है, ठीक है, और ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो अगर आप ये ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो तो ये जो मेटल रॉड होती है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो सर जो सेल में मेटल रॉड यूज़ की जाती है उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो सेल का ये सोल्यूशन है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब जरा दिया स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेटल रॉड जो है वो Cu सॉलिड के फॉर्म में है और यहाँ जो कॉपर सल्फेट है एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको दिखाई देगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो आपका मेटल रॉड कॉपर एक्वस के फॉर्म में है और जो कॉपर है वो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, तो इन दोनों में क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस है या नहीं है, जल्दी से बताइए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे Cu पे +2 चार्ज है, ये देखो यहाँ पे Cu पे +2 चार्ज है और यहाँ पे कॉपर पे क्या है, 0 चार्ज है। तो चार्ज डिफरेंस अगर एराइज होता है तो आप फिजिक्स में पढ़े होगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। होता है कि नहीं होता है, तो इसकी वजह से कुछ होगा। अब या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कहोगे कैसे, अब ये तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस यही रह जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं तो रट्टा नहीं मारना, यही सामने है। क्या हुआ, यहाँ चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज कितना है, +2। मेटल पे चार्ज कितना, 0। मेटल के चारों तरफ चार्ज कितना, +2। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा कि नहीं होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मेटल रॉड और उसके सोल्यूशन के बीच में लगने वाला उत्पन्न अराइज होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज डिफरेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोड्स। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अराइज हुआ, तो कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलो कि जब किसी साल्ट सोल्यूशन में उसकी मेटल रॉड को डिप करते हैं तो चार्ज डिफरेंस होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमको यहाँ क्या देखना है डियर स्टूडेंट्स कि ठीक है सर, चार्ज डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये जो सेट ऑफ डिवाइस आपके सामने क्रिएट हो गई है इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स हाफ सेल। क्या बोलते हैं, हाफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ सेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हाफ सेल 2 टाइप का होता है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में यहीं लगे आते क्वेश्चन और बता दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन ड्यू टू चार्ज डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा हाँ, अगर मैं यहीं पे कंडीशन लगा दूँ, यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दूँ, कंसंट्रेशन कितना कर दूँ, 1 मोलर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस कर दूँ। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन कर दूँ। ठीक है, टेम्परेचर इतना कर दिया, कंसंट्रेशन इतना कर दिया और जो प्रेशर है वो 1 atm कर दूँ। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। पहला, जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका कंसंट्रेशन कितना कर दिया, 1 मोलर पर लीटर,
और टेम्परेचर कितना कर दिया इस डिवाइस का सेटअप का 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 298 केल्विन, और इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया। तो जब ये 3 कंडीशन लगाएंगे और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा। एनी टेम्परेचर, एनी कंसंट्रेशन, एनी प्रेशर पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ये जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर हम 3 कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कोई पूछे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस बिटवीन द मेटल रॉड एंड इट्स सॉल्ट सोल्यूशन व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सोल्यूशन अराइजेस ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। बट अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सर व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशन, दैट इज प्रेशर इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर 298 Kelvin and the concentration is 1 molar, then the electrode potential arises between the metal rod and solution is known as standard electrode potential and it is represented by the E naught। तो कहीं E naught लिखा रहे तो आप उसका क्या मतलब समझोगे डियर स्टूडेंट्स? ये सब छोटी बेसिक्स हैं मैं जो बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे आपको डैनियल से बताता, ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? E naught। क्या बोलेंगे? E naught बोलेंगे। E naught और E में क्या डिफरेंस है ये क्लियर है। E naught लिखा है तो आप तुरंत समझोगे कि प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन है और जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर पर लीटर है। क्लियर है? अगर ये 3 कंडीशन है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हाफ सेल क्या होता है, क्लियर हो गया? ये अब हम बात करते हैं, हाफ सेल 2 टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला, मान लीजिए कोई मेटल रॉड M है, ये मेटल रॉड है M, ठीक है, और इसमें जो है इसका सॉल्ट सोल्यूशन है जिसमें कि मेटल का कंसंट्रेशन M पे पावर प्लस n है, ठीक है। जब किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होगा, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये जो मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या करे, जल्दी से बताओ, वो करेगा क्या, अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस करे, Mn+ बनाए और n इलेक्ट्रॉन निकाले। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जो मेटल है वो यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकल करके कितने इलेक्ट्रॉन निकले, n इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है Mn+, ये n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और कन्वर्ट हो जाए M सॉलिड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मोस्ट प्रोबेबल ये कंडीशन वहाँ से आपको ऑब्जर्व होगी, परेशान मत होइए, डाटा देख करके बता पाएंगे हम कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी मेटल रॉड को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगा। अगर ये हुआ है डियर स्टूडेंट्स तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये हुआ है तो क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब हाफ सेल 2 टाइप के होते हैं। अगर हाफ सेल में ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और अगर हाफ सेल में ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। 2 होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कब कहेंगे, जब हम किसी मेटल रॉड को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करें और वो मेटल रॉड क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ठीक है। और अगर हम रिडक्शन को कहेंगे, जो एक्वस सोल्यूशन हमारा सॉल्ट है उसकी जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 चीज़ें होंगी। पहले वाली कंडीशन में ये मेटल रॉड यहाँ से ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये टूट करके किस में कन्वर्ट हो रही है, एक्वस में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरे वाली कंडीशन में क्या होगा, ये मेटल रॉड नहीं ब्रेक होगी, क्या होगा, जो यहाँ एक्वस सोल्यूशन में Mn+ है वो जा करके यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। तो ज़रा बताओ किस कंडीशन में वेट ऑफ मेटल रॉड बढ़ रहा है। पहले वाली कंडीशन में मेटल रॉड जो हमारी है वो ब्रेक हो रही है, तो मेटल रॉड ब्रेक हो रही है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब मेटल रॉड ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो मेटल है उसका वेट कम हो जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया।
ब्रेक हो गई। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एक्वा सोल्यूशन से Mn+ था वो जाकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, मतलब मेटल रॉड का वेट बढ़ रहा है। तो मेटल रॉड का वेट कब बढ़ता है डियर स्टूडेंट्स, जब रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल रॉड का वेट डिक्रीज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कितने टाइप के हाफ सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इसके ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। तो जरा बताओ ऑक्सीडेशन किसका किस में हो रहा है, M का हो रहा है किस में, Mn+ में। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर EM2Mn+ लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसे करिए, एरो घुमाइए, ये क्या दिया हुआ है, M से Mn+, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कोई पॉजिटिव चार्ज कब गेन करता है, जब उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको करना कुछ ना है, आप वैल्यू देख करके बता दोगे कि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। बस क्या करिए, बस एरो को ऐसे घुमाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMn+M। यहाँ जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये Mn+ से M में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, REP। और इसको क्या बोलेंगे, OEP बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाफ सेल किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसे कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल किसे कहते हैं, जहाँ पे और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कहीं मैं डाटा ये लिखा हूँ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा है Zn+2, ये क्या दिया हुआ है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। अच्छा ये लिखा है कहीं, ये क्या दे रखा है, ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। अगर कहीं पे ये लिखा है ECu+2 Cu लिखा है, तो सर क्या मतलब है, सर सिंपल सी बात है कि ये कॉपर का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, सर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देख करके हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लोगे, कोई डाउट नहीं है ना। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो मैसेज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा यहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया पॉसिबिलिटी के बेसिस पे। चलिए इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। कहेंगे सर बेकार में इतना कुछ पढ़ाया, तो बेकार में नहीं पढ़ाया, अभी तक जो पढ़ाया वो आपके टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए पढ़ाया। अदरवाइज मुझे आपको परेशान नहीं करना है। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए डैनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। डैनियल सेल, टॉपिक हेडिंग डाल दीजिएगा डैनियल सेल, हेडिंग डालिएगा डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल के बारे में हमको इनको इस पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है डैनियल सेल के बारे में, कि डैनियल सेल आखिर होता क्या है, कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि डैनियल सेल काम कैसे करता है, ठीक है। तो डैनियल सेल का पूरा फंक्शनिंग हम पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डैनियल सेल और वोल्टिक सेल में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों है एक ही चीज़। बस अगर हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डैनियल सेल की तरीके से काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डैनियल सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड जिंक होता है। क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है। इस बात का आपको बहुत ही बेसिकली से ध्यान रखना है। आइए तो डैनियल सेल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें दो हाफ सेल होंगे, एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि डैनियल सेल हो या वोल्टेनिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ भी दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एल और आर।
एल और आर। एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका एकदम से गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर लगा करके जोड़ने जा रहे हैं हम। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। ये देखिए, ठीक है। एक ये हो गया हाफ सेल, एक हाफ सेल ये हो गया। देखिए अब क्या है, ये मेटल रॉड है, जो कि है मेटल रॉड है, और एक मेटल रॉड यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक है। अब इस मेटल रॉड में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ठीक है, अगर इस मेटल रॉड को और इस मेटल रॉड को दोनों को देखो तो हम ये मानते हैं कि ये जिंक रॉड है और ये जो है ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपकी कॉपर रॉड है और ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर मान लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं, 1 मोलर। वोल्टिक सेल के बारे में बता चुका हूँ, दैट इज़ एक जनरल कॉन्सेप्ट एंड ये उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म है। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ने जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ेंगे, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, की लगा देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड तो जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हाफ सेल ये क्रिएट हो गया, एक हाफ सेल ये क्रिएट हो गया, लेकिन अभी भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए यही डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड दो डिफरेंट सोल्यूशन में हैं, दो डिफरेंट सोल्यूशन में रखे गए हैं, तो इन दोनों सोल्यूशन को भी हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में ले आना है, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। सॉल्ट ब्रिज एक डिवाइस है जिसके कि माउथ पे कॉटन लगा होता है, क्या लगा होता है, कॉटन प्लग लगा होता है। ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब आपके दिमाग में ऐसा इसमें क्या भरा होता है, नाम ही से क्लियर है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब इसमें जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इनर्ट, ध्यान रखिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ एगर एगर। अब बायो वाले जानते होंगे कि एगर एगर क्या होता है। एगर एगर इज अ जिलेटिनस सब्सटेंस। एगर एगर एक जिलेटिनस सब्सटेंस है जो कि जस्ट एल्गी से मिलता है, और उसमें हम क्या करते हैं, इस ट्यूब में हम एगर एगर के साथ उस सॉल्ट्स को भर देते हैं और माउथ पे क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब जा करके हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। दिखाई दे रहा है सर्किट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी और हम इस की को ऑन करेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट होगी, गैल्वेनोमीटर फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो जिंक रॉड है, मैंने बताया था आपको, एक जगह ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ब्रेकडाउन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो ये जो जिंक है सॉलिड स्टेट में, ये ब्रेक होकर के Zn+2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब ये एक्वस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुछ समय के बाद आपकी ये जो रॉड होगी वो ऐसे ब्रेक हो जाएगी। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिए, इस इलेक्ट्रोड पे, इस मेटल रॉड पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, जिंक जो है अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और जा करके कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, Zn+2 में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड पे रिलीज़ हो रहे हैं। रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए डैनियल सेल में, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इस बात का ध्यान देना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इसी मेटल रॉड पे है। इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, और ये टर्म कहलाता है एनोड।
कहेंगे सर एनोड को निगेटिव से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो भैया डैनियल सेल की यही खासियत है, यही मैं आपको समझाने वाला था कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में तो बहुत पूछा जाता है कि डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन हम उसके ऊपर निगेटिव चार्ज से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सीधे बोलोगे क्योंकि सर मेटल रॉड अपने में से क्या निकालती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तो मेटल रॉड पे क्या आ रहा है? मेटल रॉड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो मेटल रॉड पे पूरे के पूरे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, LOAN, ये ध्यान रखना है। लोन, ये कॉन्सेप्ट है लोन का। कैसा कॉन्सेप्ट है? लोन का कॉन्सेप्ट है। L फॉर होता है लेफ्ट, O फॉर होता है ऑक्सीडेशन, A फॉर होता है एनोड और N मतलब होता है निगेटिव। तो हमारा जो डैनियल सेल होता है उसमें लोन कहाँ पे पास होता है? लोन हमेशा लेफ्ट साइड में पास होता है। आप कहेंगे लोन क्या होता है सर? तो लोन जो होता है लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है, और एनोड क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज क्यों हुआ इलेक्ट्रॉन? फिर से एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि मेटल रॉड ने अपने में से कितने निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन और Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे है, तो रॉड पे ओवरऑल क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? तो इसीलिए एनोड पे क्या चार्ज लिख दिया मैंने? निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के जाएगा? इधर। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेफ्ट साइड में आपका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ फिजिकली क्या चेंज आया, तो फिजिकली चेंज आपके सामने है, ये देखिए रॉड ब्रेक हो गई, फिजिकल चेंज एक हुआ, मतलब एनोड का वेट कम हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं बोलूं कि केमिकल चेंज क्या आया, तो सर केमिकल चेंज यहाँ पे ये आया कि सर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अगर मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अभी इसकी छोड़ दीजिए, इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे Zn+2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। कर गया नहीं कर गया? चलो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है वो यहीं रुक नहीं रहा है, वो यहाँ से कहाँ चला जा रहा है? यहाँ जा रहा है। और यहाँ जाने के बाद क्या कर रहा है? ये जो आपका Cu+2 एक्वा सोल्यूशन है, मतलब इस सोल्यूशन में जो Cu+2 है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था उसको एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? Cu सॉलिड। कुछ समय के बाद आपको कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होती हुई दिखाई देगी। तो क्या हो रहा है? रॉड पे इलेक्ट्रॉन आया और वो सीधे चला गया सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन रॉड से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। भाई रॉड पे आ गया, वहाँ से हट गया, कहाँ चला गया? सोल्यूशन में। तो रॉड से इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ एनोड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि मेटल रॉड पे क्या इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है? सीधे सोल्यूशन में चला जा रहा है। तो रॉड से हटा, दूर हटा, तो रॉड से दूर हटा तो इसका क्या मतलब है? रॉड से दूर हटा इसका मतलब कि मेटल रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैथोड डैनियल सेल की ये खासियत है डियर स्टूडेंट्स कि कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। और जनरल कॉन्सेप्ट कहता है कि एनोड पे, हमें मार्क करिएगा इस बात को, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में, बोर्ड में कोई जनरल पर्सन आपसे ज़रूर पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तरफ तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, तो इधर वाला क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन हाफ सेल। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ? अगर यहाँ पे देखोगे तो कैथोड का वेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सोल्यूशन में से Cu+2 जाकर के यहाँ पे डिपॉजिट होने लगी। यहाँ पे एनोड का वेट घट गया, कैथोड का वेट बढ़ गया। यहाँ पे Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, Cu+2 का कंसंट्रेशन
घट गया। भाई Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? ग्रेडियंट डिफरेंट होने लगेगा नहीं लगेगा? चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? यहाँ पे Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे Copper+2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये चार्ज डिफरेंस से राइज होने लगेगा। और जब आप जानते हैं चार्ज डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। दूसरी बात, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन किधर होता है? डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है डियर स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट आता है? आर। ये देखिए आर का मतलब यहाँ पे क्या है? राइट। ठीक है, एक आर का मतलब क्या? रिडक्शन। ठीक है, और राइट है, राइट में रिडक्शन होगा। और क्या होगा? सी पी। सी मतलब कैथोड और पी मतलब पॉजिटिव। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डैनियल सेल में डियर स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर एनोड से कैथोड। क्या जनरली यही ऑब्जर्व करने को मिलता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड होता है? आप आज तक बचपन से पढ़ते आए, 9th 10th से पढ़ते आए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से एनोड होता है। ये सिंगल ऐसा सेल है डैनियल सेल जिसमें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होता है? एनोड से कैथोड होता है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, असर्शन रीजन में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होता है? एनोड से कैथोड होता है। जनरल कहाँ से होता है? कैथोड से एनोड। लेकिन डैनियल सेल में कहाँ से कहाँ होता है? एनोड से कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा डियर स्टूडेंट? जल्दी बताइए यार, सिंपल सी बात है सर, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हो रहा है तो हमारा जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो किधर से किधर जाएगा? वो कैथोड से एनोड जाएगा। कहीं जनरल सर्किट में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एनोड से कैथोड जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो करंट किधर से किधर जा रहा है? सी से, करंट जो है हमारा सी से ए जा रहा है, मतलब कैथोड से एनोड जा रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक के टॉपिक में? मुझे लगता है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कहेंगे सर इसके बारे में नहीं बताया आप, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। पहला देखिए कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है कि हाफ सेल में ऑक्सीडेशन इधर हो गया, रिडक्शन इधर हो गया। एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है? क्लियर है? कहाँ पे फिजिकली, कहाँ पे वेट लॉस हो रहा है, कहाँ वेट बढ़ रहा है? ठीक है, कहाँ पे केमिकल का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन, आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कहाँ कंसंट्रेशन घट रहा है? क्लियर है? ये सॉल्ट ब्रिज साहब का करने के लगा दिया भाई। सॉल्ट ब्रिज का दो काम है डियर स्टूडेंट्स। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि K2SO4, KCl, NH4Cl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, यहाँ पे किसका आयंस कौन सा बढ़ रहा था? Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए हमको? उसके जस्ट अपोजिट आयन चाहिए। तो उतने ही अमाउंट में आयन ग्रेडियंट्स इस कॉटन प्लग के थ्रू, नेगेटिव आयन ग्रेडियंट, अपोजिट आयन ग्रेडियंट्स यहाँ चले आते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो पहला काम तो सॉल्ट ब्रिज का आपके सामने है कि सर एक तो ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट, एक फंक्शन इसका ये हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज फिल्ड विथ एगर एगर एज वेल एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एगर एगर, एगर एगर इज अ सबस्टेंस, जिलेटिनस सबस्टेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गा, एल्गा से मिलता है। ठीक है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे Zn+2 बढ़ रहा है, Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उतने ही अमाउंट में उतने ही चार्ज का नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा? जब दोनों जगह पे चार्ज न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है? यहाँ पे क्या था? Cu+2 का कंसंट्रेशन घट रहा था। क्यों? क्योंकि Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा था? ये तो Cu+2 का कंसंट्रेशन अगर घट रहा था तो कंसंट्रेशन पॉजिटिव का घट रहा था, तो नेगेटिव, पॉजिटिव का घट रहा था तो पॉजिटिव चाहिए हमको। तो यहाँ पे क्या, नेगेटिव का बढ़ रहा था। भाई यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Zn+2 का बढ़ रहा था तो सल्फेट का घट रहा था ना। तो हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्या है, नेगेटिव आयन माइग्रेट किया। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन घट रहा था तो पॉजिटिव आयन की जगह पे घट रहा था तो पॉजिटिव आयन आकर माइग्रेट कर गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट ब्रिज का दो फंक्शन होता है जो बेसिक है, वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारा फंक्शन बताएंगे, लेकिन दो फंक्शन आपको हमेशा लिख के आना है। एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, और दूसरा पॉइंट जो मेंशन करिएगा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय पासिंग द अपोजिट आयंस।
बाई पासिंग द अपोजिट आयन। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा थे तो निगेटिव आयंस भेज दिए, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कम थे तो पॉजिटिव आयंस भेज दिया। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज डैनियल सेल का ये जो वर्किंग है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ये ध्यान रखिएगा। एनोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्लियर है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें एक बार नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कल हम इसके बारे में और बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल फार्मूला क्या होता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा।